So students, let me begin this revision session with this topic in Maths 2, commission, brokerage and discount. Very first point regarding the term commission. As you know, everyone, that commission is a expense for the businessman which is given to the agent for increase in the sale. तो कमीशन हम एजेंट को अवेलेबल करते हैं बिकॉज दे वांट टू इनहांस देयर सेल्स. ठीक है, तो जो भी नक्की करते हैं हम लोग कि भाई एट द रेट ऑफ whatever the percentage is decided, that commission we supposed to give on the transaction value or on the sale value. तो जितने का भी सेल हुआ है उस पे हम परसेंटेज कमीशन सामने एजेंट को दे देते हैं टू एन एजेंट. तो एजेंट को उतना हमें परसेंटेज दे देना है जिससे कि हमारा एजेंट काम सेल का करता है और उसका हिसाब से हमारा सेल भी बढ़ता है. सिमिलर द ब्रोकरेज इज ऑल्सो अ सेम काइंड ऑफ थिंग, बट ब्रोकरेज इज टू साइडेड. जैसे कि एस्टेट ब्रोकर होते हैं, शेयर ब्रोकर होते हैं, दलाल जिसको हम बोलते हैं सीधे शब्दों में. तो दीज आर द इंटरमीडिएटरीज, है ना. ये कमीशन ब्रोकरेज लेने वाले लोग जो हैं वो एजेंट लोग हैं जिसको हम इंटरमीडिएटरी बोलते हैं. तो यहाँ पे एजेंट की बात चलती है जब हम कमीशन के लिए बात करते हैं, जब शब्द को जरा गौर कर लेगा. एंड व्हेन वी से अ ब्रोकर, इट इज अ ब्रोकरेज. शब्द ब्रोकर के लिए ब्रोकरेज है. ठीक है, तो ब्रोकर दोनों पार्टी से कम अपना ये कमीशन लेता है. सो इट विल बी टू साइडेड ट्रांजैक्शन, उसके लिए दोनों साइड से इनकम होता है. तो ये आपको पता है, वो उसमें भी परसेंटेज पहले से नक्की रहता है कि भाई बायर से कितना लेना है ना. परसेंटेज रेट उसका जो भी होगा ब्रोकरेज का वो नक्की करा जाता है कि बायर के पास से मैं कितने रेट से ब्रोकरेज चार्ज करूंगा और सेलर के पास से कितने रेट से ब्रोकरेज चार्ज करूंगा. दैट डिपेंड्स. तो ये सब बातें जो है वो क्वेश्चन से जुड़ी हुई जब हम शुरू करेंगे तभी तुमको सोचने में ज्यादा आएगा. बाकी बेसिकली टर्म्स को समझने का कोई इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं रहती है, कंसेप्ट में कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है. स्टूडेंट्स को ऐसे टॉपिक्स में डिफिकल्टी क्वेश्चन के रिलेटेड ही आते हैं ज्यादा करके, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है ना, वर्ड प्रॉब्लम जो ट्विस्ट किया रहता है. ज्यादा करके अपने सामने क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन ऐसा आ जाता है कि वो अपने को समझना बहुत भारी पड़ता है कभी कभी कि भाई सर क्वेश्चन ही नहीं समझ रहा है, क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है, उसका सॉल्यूशन. तो ये सब कहीं ना कहीं जुड़ी हुई बातें जो प्रैक्टिस के रिलेटेड है. बट द कंसेप्ट जो भी है, जितना थ्योरी है वो तो अपने को दिमाग में समझा ही रहता है कि भाई ये ब्रोकरेज किसको बोलेंगे, ब्रोकर क्या होता है, कमीशन किसको मिलता है, एजेंट क्या है. ये सब टर्म्स आपके लिए नई नहीं है, समझने के लिए कोई आपको डिफिकल्ट नहीं है. बट डिफिकल्टी जहाँ पे भी हमको दिखती है वो खास करके क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम दिखती है कि कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप ट्रीट कैसे करोगे, सॉल्व कैसा करना शुरू करोगे, हाउ डू वी इंटरप्रेट द गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन बहुत बड़ा कभी कभी अपने को चैलेंजिंग आ जाता है कि भाई नहीं ये समझना मुश्किल पड़ रहा था. अब कभी कभी होता कुछ नहीं होता है लेकिन उसमें अपने को ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देते हैं जिस तरह से उन लोगों ने लिखा रहता है. तो ये तुम्हारा खुद का इंटरप्रिटेशन, ज्यादा आप किस तरह से उसको समझते हो वो डिपेंड करता है. जितने ज्यादा क्वेश्चंस को आप सोल्व करने के लिए सोचोगे, आपके सामने आप उसको लेके आओगे, तो उतना तुम्हारे को उसमें वेरिएशंस आते रहेगा और समझदारी आपकी एक्सप्लोर होते रहेगी. सो आई इंसिस्ट ऑलवेज फॉर दिस टाइप ऑफ chapters where word problems are connected, more or less commercial mathematics में यही सब होता है. 11th में भी आपने देख लिया कि आपके लिए कमर्शियल मैथमेटिक्स का टॉपिक था. ठीक है, जिसको जितना था जहाँ नहीं था वो सब जो भी हिसाब से किया नहीं किया 11th के पॉइंट ऑफ व्यू. बट दोस चैप्टर्स जो उसके अंदर बहुत बड़ा वो टॉपिक था, उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत सारे कवर किए थे कंसेप्ट्स. तो उसमें भी आपने देख लिया वर्ड प्रॉब्लम्स जुड़े हुए रहते हैं.
एंड देन सिमिलरली अपने 12th के सिलेबस में भी कुछ चैप्टर जैसे भी कमीशन, ब्रोकर, डिस्काउंट, आगे चल के अपने को इंश्योरेंस, एन्युटी के भी टॉपिक में आना है, तो उसमें भी अपने को वर्ड प्रॉब्लम, ये 2 टॉपिक में कमर्शियल मैथमेटिक्स का हिसाब पूरे चैप्टर के हिसाब से वर्ड प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू कवर किया हुआ है। नाउ लेट मी डिस्काउंट पार्ट में बाद में लूंगा, जिसके अंदर मेरे को स्पेसिफिकली उसकी बारे में बातें करनी है। तो आज चाहिए तो हम थियरी भी ले सकते हो मैं डिस्काउंट का पूरा, या आप चाहो तो मैं अभी एट प्रेजेंट कमीशन और ब्रोकरेज के रिलेटेड क्वेश्चन ले लेता हूं, आप जैसा प्रेफर करो। दैट मीन्स लिटिल बिट theory and then question, or I can say everything in the theory first I should finish, and then I will take all the practical problems together, जैसा आप चाहो। तो मेरे को लगता है आप जब भी ये 2 टॉपिक को समझ लिए हो तो आप उसके रिलेटेड क्वेश्चन समझना चाहिए। मैं उसके एग्जाम्पल पे आता हूँ। मिसलेनियस एक्सरसाइज पे सभी लोग आ जाइए। I am on page number 12, miscellaneous exercise। मैं रैंडमली क्वेश्चन लेना चाहूंगा, मगर जैसे भी क्वेश्चन कवर किए हुए हैं, आई वुड मिसलेनियस एक्सरसाइज में पेज नंबर 12, ठीक है, एंड उसमें है क्वेश्चन नंबर 4th में मैं हूं, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स करके मैं पहला ही क्वेश्चन ले रहा हूं। देखो मैं हर तरह के क्वेश्चन को लेने की कोशिश में रहूंगा, मगर ऐसा है ना, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक यूनिक होता है, उसका एक कॉमन वो नहीं है। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे सेम आपको दिखने मिलेंगे भी, जैसे आपने कुछ एक्सरसाइज में किए होंगे, तो आपको ऐसा लगेगा भी कि सर ऐसा क्वेश्चन तो हमने एक्सरसाइज में किया हुआ था। बट सभी कभी क्या टर्म्स कंडीशन ऐसे अलग अलग करके देते थे, नए से सोचना ही पड़ता है, कोई बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी होती नहीं है। हाँ, लेकिन अपना दिमाग इसमें बहुत अच्छा चलने लगता है, क्योंकि इसमें काफी कुछ सोचने के लायक आपको मुद्दे मिल जाते हैं, क्योंकि यू टू थिंक अ लॉट। इसमें कोई ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि वो लागू किया कि आंसर आ गया। ऐसे रिग्रेशन में जैसे कि भाई कोई फॉर्मूला है, लाके अपन ने रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड कर दिया, रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड कर दिया, ऐसे कोई एक ही पैटर्न का हिसाब किताब नहीं रहता है कि भाई फॉर्मूला बेस्ड है। यू टू थिंक, यू टू इंटरप्रेट, कंडीशन समझना है, उसके ऊपर से आपको कैसे आंसर लाना पड़ेगा वो सोचना पड़ता है। सो एवरीथिंग यूनिकली यू हैव टू थिंक। तो इसमें जरा मजा भी है क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम, इसके अंदर अपने को थोड़ा एक्साइटमेंट भी रहता है, कि चैलेंजिंग भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन मजा आता है। ये टॉपिक एक अपने को अपना माइंड खोल देता है। ये मैंने बहुत देखा है कि ऐसे सब टॉपिक में बच्चों का दिमाग अच्छा डेवलप होता है, माइंड इसमें यूज करना पड़ता है ना जबरदस्ती, ऐसा है। और कुछ चैप्टर ऐसा है कि फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो फॉर्मूला याद नहीं रहता तब तक बच्चे को वो क्वेश्चन या वो कंसेप्ट में आगे बढ़ने मिलता नहीं, क्योंकि फॉर्मूला उसमें कंपलसरी हो जाता है। तो ठीक है, लेट मी बिगिन बाय टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन ओनली। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इजी लेवल से मैं शुरू कर देता हूँ, भले अपने को आसान लगे, जिसको आता है वो आगे बढ़ सकता है। मैं रैंडमली लेता हूँ भाई साहब, अभी है ना, ऐसा लेने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है, बट इवेंचुअली प्रैक्टिस ओरिएंट पॉइंट ऑफ व्यू आपको खुद को भी उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा, कि क्योंकि इन रिवीजन एवरी क्वेश्चन आई कांट टेक, सो इट इज अवर लिमिटेशन समवेयर। तो मैं रीजनेबली जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगता है मुझे, तो ऐसा ये मिसलेनियस में देख रहा हूँ अच्छे क्वेश्चन कवर किए हुए, मैंने रैंडमली का 2 क्वेश्चन देखे हैं, तो अच्छे क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। ये मिसलेनियस को मैं अच्छा एक आपको मान के चलता हूँ कि प्रैक्टिस के लिए पूरा लेना ही चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग। देखो क्या दिया है, सेल्समैन गेट्स अ कमीशन ऑफ 6.5%। मैं जरा क्वेश्चन लिखता हूं ताकि मुझे शायद आपके सामने डिस्कशन में रखना पड़े कुछ पॉइंट, तो मैं आपको हाईलाइट कर सकूं। अदरवाइज यू हैव क्वेश्चन विथ यू इन योर टेक्स्ट बुक, सामने आप आपके टेक्स्ट बुक में देखते रहना। यहाँ मैं डिस्कशन रख रहा हूं। अ सेल्समैन gets a commission
of 6.5% on the total sales made by him and bonus of 1% on sales over rupees 50,000. Find his total income on a turnover of rupees 75,000। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मगर थोड़ा अपने को कहीं ना कहीं ये इसलिए भी ले रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट को ये बहुत डिफिकल्ट लगता रहता है सब चीज, वर्ड प्रॉब्लम रहता है, तो ये सब कुछ नहीं होता है। जब तक आप सोचते नहीं हो ना तब तक वो डिफिकल्ट रहेगा। बस एक बार सोचना शुरू कर देंगे ना, यू विल फाइंड एवरीथिंग इज इजी, क्योंकि अपने आंसर मिलते जाएगा ना आप सोचेंगे तो। हाँ, लेकिन एक प्रॉपर वे से सोचने का भी एक अपने को पैटर्न डेवलप करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं सोचना है ना, ये भी एक जरूरी बात है। तो उसके लिए प्रैक्टिस लेने का तो भाई कैसे आगे बढ़ना चाहिए। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। पहले तो उन लोगों ने सेल्समैन का अपने को टर्म्स कंडीशन दिया है, तो कि गिवन में मैं लिखता हूं। पहले तो क्वेश्चन में देखो क्या दिया, सेल्समैन गेट्स कमीशन ऑफ 6.5%, तो कि रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल्स टू 6.5%, 6.5% ऑन टोटल सेल्स। ये एक उसकी कमीशन की इनकम होने वाली है। एंड बोनस of 1.1% on sales over 50,000। बोनस क्या है, बोनस दिया हुआ है बोनस इज इक्वल्स टू 1% ऑन सेल्स ओवर रुपीज 50,000। 50,000 के ऊपर जो सेल जाएगा तो उसके हिसाब से आपको बोनस का भी 1% एक्स्ट्रा दिया जाएगा, मगर उसके ऊपर के सेल के ऊपर। हाँ, सेल ओवर रुपीज 50,000, किसके ऊपर, सेल्स ओवर 50,000। अभी करंटली सेल कितना हुआ है, टर्नओवर मतलब सेल्स। हाँ भाई साहब, टर्नओवर मतलब सेल्स, टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू रुपीज 75,000। तो पहली बात तो सीधी बात है कि 6.5% उसको ऐसे ही मिल जाना है। तो पहला अपन कैलकुलेशन करते हैं, कमीशन एट द रेट 6.5%, दैट इज ऑन टोटल सेल्स, दैट इज 75,000 के ऊपर 6.5% कैलकुलेट कर देने का। 0 कैंसिल हो जाएगा, एंड अगेन 750 जो बचा है 6.5 का पॉइंट निकाल दोगे, अपॉन 10 आएगा, उसका भी एक 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 75 इंटू 65, ये आपको वर्किंग थोड़ा करना पड़ेगा। 75 इंटू 65, यार हमें रफ वर्क आपके साथ में साइड बाय साइड आपको जगह रहता है करने का, फटाफट आंसर मांगता है। कितना आता है, 4,875 रुपीज, 4,875। ठीक है, इसको एक नंबर अपन दे के रखते हैं, नंबर 1, बिकॉज ये एक कमीशन हो गया। सेकेंड, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द कैलकुलेशन ऑफ बोनस। ए भाई, बोनस कितना है, 1%। ऑन सेल ओवर रुपीज 50,000। भाई साहब, मतलब 1% किसके ऊपर, क्योंकि 75,000 टोटल सेल्स है, 50,000 के ऊपर कितना सेल होगा, तो क्या वो माइनस करके देख लो कितना आता है। Therefore 1% ऑन
कितना आएगा? ₹25,000। तो भाई साहब बोनस कैलकुलेट करना चालू कर दो। अब आपको 1% मालूम है, 2 जीरो निकालते तो 1% डायरेक्टली मिलता है भाई साहब। 25,000 पे 1%, 1/100, 2 जीरो कैंसल, ₹250। इसको आप नंबर सेकंड दे दो भाई साहब। अब आपको मालूम पड़ गया कि सर कमीशन इसका टोटल मिला है वो, और ये बोनस मिलके उसकी टोटल इनकम अपने को ढूंढनी है ना। टोटल इनकम, टोटल इनकम खत्म, दोनों को ऐड कर देने का है। टोटल इनकम ऑफ अ सेल्समैन इज इक्वल्स टू कमीशन प्लस बोनस 4,875 प्लस 250। इधर क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 एंड 2। भाई साहब टोटल मार के बोलिए कितना आवे? ₹5,125, 5,125। यस और नो? आसान है ना? खाली अपने को जैसा बोला है वैसा हिसाब कैलकुलेशन का करने का है, दैट्स इट। सर थोड़ा ऊपर करो ना एक बार। ये लो, पूरा सॉल्यूशन आ गया। समझा ना अमृता? हाँ सर। हाँ, इसमें कुछ था नहीं जैसे बोलने में मेरे को। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन में अपन जाते हैं तो जरा तगड़ा क्वेश्चन लेना चाहिए। दिव्या समझता है? यस सर। चलिए भाई साहब आगे बढ़ेंगे। आई वुड लाइक टू टेक क्वेश्चन नंबर सेकंड। अच्छा क्वेश्चन है, देखो। A shop is sold at 30% profit. The amount of brokerage at the rate of 3/4% amounts to rupees 73,125. Find the cost of the shop बोलो भाई। अच्छा क्वेश्चन है। पहले अपने को इसमें ये ब्रोकरेज का हिसाब किताब से बात किया है, और इसमें हमने हमारी प्रॉपर्टी को बेचा है। क्या है? शॉप। शॉप बेचा है, और शॉप जो हमने बेचा है वो 30% प्रॉफिट पे बेचा है। मतलब मान के चलो 100 रुपया मेरे शॉप का कॉस्ट है, तो मैंने उसको प्रॉफिट में बेचा 130 में।
दैट इज व्हाट अ नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग। सो मैंने ये प्रॉफिट पे बेचा है और मैंने ये बेचने पे ब्रोकर को ब्रोकरेज भी पे करा है, मतलब ब्रोकरेज कितना गया हुआ है 73,125 और ब्रोकरेज का रेट क्या है, तो रेट था 3/4%, तो ब्रोकरेज का रेट भी दिया है और ब्रोकरेज एक्चुअल में कितना दिया है वो अमाउंट भी दिया है इन टर्म्स ऑफ रुपीस, इन टर्म्स ऑफ रुपीस। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द शॉप, हमको उस शॉप का कॉस्ट ढूंढ के बताना है, व्हाट शुड बी द कॉस्ट। क्वेश्चन क्लियर है? पहले तो कॉस्ट ढूंढने की बात कर रहे हैं, गिवन लिखते चलो, गिवन शॉप इज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट और हमको दिया है ब्रोकरेज की जानकारी, ब्रोकरेज इज इक्वल्स टू 3/4%, और साथ में एक्चुअल ब्रोकरेज, ये परसेंटेज लिखा मतलब दिस इज अ रेट, यू कैन ऑल्सो राइट रेट ऑफ ब्रोकरेज, बराबर है। और एक्चुअल ब्रोकरेज में लिख रहा हूं यहाँ पे देखो, एक्चुअल ब्रोकरेज इज इक्वल्स टू रुपीज, इन टर्म्स ऑफ रुपीज है, मतलब ये एक्चुअल में हमने पे करा हुआ है, इतना ब्रोकरेज हमने पे किया हुआ है। तो अपने को फाइंड आउट क्या करने के लिए बोलते हैं इन लोग, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द शॉप, शॉप का कॉस्ट फाइंड करके बताओ भाई। ये एक हिसाब अपने को दिया है, हाँ समझना बराबर से। मैंने ब्रोकरेज पे करके भी प्रॉफिट कमाया है 30%, ये बात है। ब्रोकरेज एक प्रकार से खर्चा है, क्योंकि जब हम कोई भी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, कोई एजेंट को मैंने बोल दिया, ब्रोकर को बोल दिया कि भाई साहब तुम ध्यान रखना, मेरे ये प्रॉपर्टी को बेचना है, कोई भी बकरा हो तो लेकर आना, कोई भी ग्राहक हो उसको बता सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जब हम बेच रहे हैं ब्रोकरेज को बता के रखते हैं, इसलिए कि हमारा सेल इमीडिएटली हो सके, जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है, क्योंकि हम लोग तो बाहर एडवर्टाइज करने वगैरह तो जाने नहीं वाले, बोलने के लिए जाने नहीं वाले कि मेरी प्रॉपर्टी मुझे बेचनी है। ब्रोकरेज का पहले से कहीं ना कहीं कनेक्शन रहता ही है, तो वो पहले से अपने लिए इजी बन जाता है कि वो कहीं ना कोई ग्राहक, कोई कस्टमर को ढूंढ के लाता है जिसकी जरूरत है उसको, जिसको लेना हो। तो वी हैव इन्फॉर्म्ड द broker that this property we have to sell, this shop we have to sell, and we have decided that brokerage is to be given 3/4%, and मैंने उसको ब्रोकरेज कितना दिया हुआ है 73,125। ये एक्चुअल में इसको मैंने ब्रोकरेज दिया, मतलब प्रॉपर्टी बिक भी गई है, मतलब प्रॉपर्टी को बेच भी डाला है हमने और उसको बेचा भी है। तो मैंने किस पे बेचा है, 30% प्रॉफिट पे बेचा है, ये भी बोल दिया। मतलब प्रॉपर्टी इज ऑलरेडी बीन सोल्ड, ब्रोकरेज इज ऑलरेडी बीन गिवन, then show me what will be the cost, original cost of my shop। क्वेश्चन को समझना है, और ये ज्यादा मेरा एक्सप्लेनेशन पे डिपेंड मत रखना आप लोग, तो कारण समझ लेना, इतना समझाने वगैरह में इसका इतना एक्सप्लेनेशन का आप लोग इंपॉर्टेंस मत करना मेरा, क्योंकि एग्जाम में इतना समझाने में और इतना टाइम बिगाड़ने का कोई मतलब नहीं है। जितना फटाफट अपना खुद का दिमाग लगना चाहिए, खुद सेल्फ एक्सप्लेनेशन ही इसको हम बोलते हैं, एक शब्द सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आपका खुद का वो सिस्टम बनना चाहिए, खुद तो फटाफट होना चाहिए कि आगे सॉल्व भी करना है। सही, यहाँ समझते थोड़ी बैठना है, समझ के खाली क्वेश्चन समझ गया बस, अरे फाइनली बाद में सॉल्व करके भी तो बताना है, ये मेन चैलेंज है। क्वेश्चन तो समझ जाएंगे, दूसरा मेन हमारा चैलेंज रहता है सॉल्व करके दिखाना। चलिए मैं इसमें मेरी मेथड से आपको आगे बढ़ाता हूँ, कैसे हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे। तो आप समझ लीजिए, हम अज्यूम करके आगे बढ़ते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ अ शॉप बी ₹100। बहुत से लोग ऐसा भी मान के चलते हैं कि सर एक्स अज्यूम करना चाहिए, एक्स भी अज्यूम करके कर सकते हैं, करने के हिसाब से उसका भी एक मेथड हो सकता है, बट मैं क्या कर रहा हूँ 100 पे अज्यूम कर रहा हूँ ताकि मेरा काम फास्ट हो जाएगा। और जो लोग एक्स अज्यूम करके करने का सोचेंगे तो भी आपको आंसर मिलेगा, लेकिन ये 100 पे अज्यूम होने से
काम फास्ट होगा, ताबड़तोब हमारा आंसर आएगा। देख ले, ये मेथड मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है, rather than going for x. You can also go with that method. It is not like that. फिर फाइनली तो कॉस्ट ढूंढना है, कॉस्ट का आंसर तो वही आएगा जो आना चाहिए। तो let me assume that this cost of a shop is rupees x and I have sold at 30% profit. तो 100 रुपया कॉस्ट है, प्रॉफिट 30% मतलब 30 रुपीज, उसमें ज्यादा ऐड करके मैंने बेचा, मतलब मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? Since it is sold at 30% profit, therefore selling price of a shop is equals to rupees 130. ये सीधा हिसाब करता हूं मैं, 100 रुपए का 30% बोलेगा तो 30 रुपया, 30 रुपया ज्यादा में बेचा, 100 रुपए का शॉप सेल किया 130, 30 रुपया प्रॉफिट। चल आगे बढ़ता है, ये 100 पे मैंने अज्यूम करके आगे बढ़ रहा हूं। अब भाई साहब ब्रोकर क्या बोलेगा? ब्रोकर क्या बोलता है? तूने जो प्राइस पे बेचने के लिए नक्की किया हुआ है, उस सेलिंग प्राइस पे मैं तेरे से ब्रोकरेज लूंगा। तो मुझे बताइए, ब्रोकरेज जो चार्ज होगा वो 100 पे होना चाहिए या 130 पे होना चाहिए? अरे बोलना भाई। 130। सीधी बात है 130, क्योंकि जो ब्रोकर मेरे से ब्रोकरेज लेने के लिए जब नक्की किया है, तो ब्रोकर अपना सेलिंग प्राइस पे लेगा, जो भाव पे वो बेच के दिया है तुमको, जिसने बिकवाया है, मतलब जो तुमको सेल करने के लिए मदद कर रहा है, वो ब्रोकर अपने को ब्रोकरेज मांग रहा है, तो सेलिंग प्राइस पे वो ब्रोकरेज होता है। सिंस, आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिखते हैं सिंस ब्रोकर will charge brokerage at the rate 3/4% on selling price. Therefore, brokerage is equals to, selling price क्या आया था मेरा? 130। 130 पे 3/4% निकालना है भाई। 3/4% कैसे निकलेगा? 3/4 को मल्टीप्लाई बाय 1/100 कर, चले कैलकुलेट कर, 1 0 कट, बस, और कुछ कट बट होता नहीं है। तो भाई साहब ये क्या हो जाना चाहिए? 13 into 3 कितना आता है? 39, और अपॉन 4 into 10 में अलग ही रख रहा हूं। पहले काम करते हैं, 39 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, 39 को 4 से डिवाइड कर देते, फिर 10 का जो 0 है वो तो अपने आप लागू कर दोगे। तो 39 डिवाइड बाय 4 क्या होना चाहिए? अपॉन 10 ऐसा का वैसे ही है भाई, रुपीज 0.975, ये हो गया ब्रोकर का ब्रोकरेज। लेकिन ये ब्रोकरेज कभी आएगा जब सेलिंग प्राइस 130 हुआ है, तभी ये ब्रोकर को इतना ब्रोकरेज लगेगा। सो व्हेन द सेलिंग प्राइस इज 130, दिस मच इज द ब्रोकरेज। और एक बात सुन, when the cost price is 100, at that time 0.975 is the brokerage. और एक भाषा सुन, when cost price is 100, at that time selling price is 130. मैं घड़ी घड़ी दो चीज को कंपेयर कर रहा हूं कब से। लास्ट मैंने किसको किसके साथ कंपेयर किया? 100 को 130 के साथ। 100 इज अ कॉस्ट, 130 इज अ सेलिंग प्राइस। अब देख मेरा स्टेप, कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, ये देखना बराबर।
जब कॉस्ट मैंने अज्यूम किया था 100, ये लेट करके अज्यूम किया था ना, एट दैट टाइम सेलिंग प्राइस इज बिकमिंग 130। बोलना, हमको क्या ढूंढने का है, हमको क्या ढूंढने का है, कॉस्ट, फाइंड द कॉस्ट, फाइंड आउट द कॉस्ट। और भाई साहब और एक चीज में कंपेयरिंग करता हूं, ब्रोकरेज, ब्रोकरेज when 100 rupees is cost, selling price 130, ब्रोकरेज कितना था 0.975। अरे तो ऊपर ही तो हमने सर ये दिखाया ना, हाईलाइट किया ना, वापस हाईलाइट करूं क्या तेरे को, किया ना ये सब हाईलाइट देख। so when cost is 100, brokerage is 0.975। अभी देखना हमको एक्चुअली में दिया क्या है, ब्रोकरेज कितना हमने स्पेंड किया है 73,125। if the brokerage is 73,125, then tell me what should be the cost price, go for cross multiplication। दिखता है क्या, ये मैं बोल सकता हूँ 100 के ऊपर है और ये एक्चुअल है, एक्चुअल ब्रोकरेज 73,125, then what should be the cost। सेलिंग प्राइस को बीच में से हटा दे, मैंने लिखा भले ऐसे ही लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बना है, मैं कंपेयर कर रहा हूं कॉस्ट को और ब्रोकरेज को। सो व्हेन 100 rupees is cost, brokerage is 0.975, then when the brokerage will be 73,125, what should be my cost? Therefore actual cost of a shop is equals to, भाई साहब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 73,125 into 100 divided by 0.975। ले ले भाई, पॉइंट विंड निकालेगा क्या, निकालना ही पड़ेगा, 73,125 into 100 into 1000, नीचे से देख पॉइंट निकला ना, नीचे 975 हो जाएगा, 975 हो जाएगा। चल भाई 5 से कैंसिल होता है ये भी 5 से कैंसिल होगा भाई साहब। और 5 से कैंसिल होगा, ये भी 5 से होगा, और जरा देखना पड़ेगा क्या ये 39 के मल्टीपल में है क्या, 2925, तो क्या ये 13 के भी हिसाब से हो सकता है क्या, देखना पड़ेगा। 13 के टेबल में देख 39 आता है, मगर 13 के टेबल में 2925 आता है क्या, चेक इट। यस 225, 13 के टेबल में 225 आ, गेटिंग इट और नॉट। सब लोग करेंगे तो मतलब बनेगा, नहीं तो कैलकुलेशन के लिए भी अटकते बहुत से लोग, ऐसे भी होते हैं, सब आता रहता है लेकिन कैलकुलेशन में अटकते हैं। और ये 13 3 देन यू कैन नोटिस ये 3 से कैंसिल होता है 225 भी, 75 बचता है लास्ट, तो 75 into 100 into 1000, 75 बचा, 100 है और 1000 है, बोलना भाई, रुपीस
75 lakhs। अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई साहब एक्चुअल कॉस्ट शॉप का 75,000 होगा। अब तेरे को क्रॉस वेरीफाई करना भी है तो कर सकता है। 75,000 कॉस्ट है, 75,000 कॉस्ट है, 75,000 का 30% बोलना, 75,000 का 30% बोलना, 10% कितना आएगा? 7,50,000। 7,50,000 30% बोलने का है, 3 से मल्टीप्लाई कर। 7,50,000 आई एम जस्ट वेरीफाइंग इट। तब तक आप लिखते भी जाना। 7,50,000 इसका 10% है, मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूं। 2 कितना आता है? 22,50,000 क्या? 75 lakhs का 30%, 22,50,000। अब 22,50,000 उतना तू इसमें ऐड कर दे, मतलब तो तेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 75 lakhs इसमें मैं ऐड कर देता हूं, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? नाइन लैक्स एंड सॉरी 97,50,000। 97,50,000 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस का तू ब्रोकर को 3/4% निकाल। 3/4 3/4 मतलब क्या होता है मालूम है क्या? 3/4 मतलब क्या? वन फोर्थ मतलब 25%, 1/2 मतलब 50%, 3/4 मतलब 75%। वो 75% उसका ब्रोकरेज आना चाहिए। यू कैन वेरीफाई। पीछे देखो आंसर क्या आता है। This is 75 lakhs is my answer. Hence cost of the shop is 75 lakhs. अच्छा आप इसको वो XY अज्यूम करके कर सकते हैं, ये मेरा मेथड है। ये 100 का अजम्पशन के ऊपर मैं करता हूँ, ये मेरा मेथड है। दिस इज ऑल्सो वैलिड मेथड। Hence take down cost of a shop $75 lakhs। अच्छा क्वेश्चन है, टेक डाउन फास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे को इच्छा हो रही है 4th क्वेश्चन लेने की। हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। आइए लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 4th। क्या दिया है देख लो। आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन at 7.5% on first ₹50,000,
and 5% on balance of sales made by him an agent remits rupees 93,750 to his principal. Find the value of goods sold by him. अच्छा, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, रेट ऑफ कमीशन दिया है 7.5%, लिखते जाएंगे गिवन रेट ऑफ कमीशन is equals to 7.5%. You can write 7.5% also, but this is a condition that if this 7.5% commission will be given on first rupees 50,000 rupees of sales, on first rupees 50,000 sale value, and next आपको बताया हुआ है कि 5% will be given on the balance sales, 5% commission on the balance amount of सेल्स। अब मेरे को ये तो पता ही नहीं है टोटल सेल्स कितना है, तो मेरे को बैलेंस वगैरह भी कितना होना है, 50,000 के ऊपर कितना होगा, आई डोंट नो, इट मे बी 80,000, इट मे बी 1 लाख, इट मे बी एनी अमाउंट आई कैन से, बट आई शुड कंसिडर दिस टर्म्स एंड कंडीशन फाइनली। तो इतना परसेंटेज ऐसा ऐसा करके अपने को एजेंट का लिए इतना रखे टर्म्स कंडीशन अपने को स्पेसिफाई किया हुआ है। नाउ व्हाट दे आर सेइंग दैट एजेंट इज रेमिटिंग रुपीज 93,750, मतलब जब आप उसको इतना कमीशन का परसेंटेज ऑफर कर रहे हो तो आपको जो एजेंट है अपना कमीशन वगैरह काट के बाकी का पैसा आपको लौटाएगा। कितना लौटा रहा है देख लो, 93,750। तो ये भी लिख के रखो, एजेंट रेमिट्स rupees 93,750, and therefore you need to find out the sale value, that means total sales कितना का हुआ होगा। So हमको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड, और यू में से टोटल सेल्स कितने रुपये का हुआ होगा। फाइन, तो अब मैं क्या करता हूं, टोटल सेल अस्यूम कर लेता हूं रुपीज एक्स, लेट टोटल अमाउंट ऑफ सेल बी रुपीज एक्स, ठीक है। और ये है मेरा चित्र, देख लो, ये है टोटल सेल्स। यहां पे है एक लेवल जिसको मैं मान के चलता हूं 50,000, और ये 50,000 के ऊपर इतना सेल हुआ है ये मान के चलेंगे, और पूरा सेल्स जो है वो एक्स है, पूरा सेल्स एक्स। तो ये जो ऊपर का सेल होना चाहिए इतना होना चाहिए 50,000, दिखता ना, ये 50,000। तो ऊपर का क्या होगा,
टोटल एक्स है माइनस 50,000 होगा। आर गेटिंग और नॉट? सो एक तो हमने नक्की किया टोटल सेल्स इज रुपीज एक्स, सेल्स अबाउ रुपीज 50,000 is going to be rupees x minus 50,000. That's it. अब मेरे पास x टोटल सेल्स का भी इंफॉर्मेशन है जो अज्यूम किया हुआ है, जिसके ऊपर मेरे को 7.5% कमीशन मिलने वाला है। 50,000 तक का तो सॉरी 50,000 तक के सेल पे मेरे को 7.5% मिलने वाला है। सो फर्स्ट आई विल बी कैलकुलेटिंग दैट 7.5% ऑन फर्स्ट 50,000 ऑफ सेल्स। सो फर्स्ट आई एम गिविंग ए नंबर, उससे हिसाब से अपन आगे बढ़ते। फर्स्ट 7.5% कमीशन on first rupees 50,000 of sales, that is going to be 50,000 multiply by 7.5, मतलब मैं 7.5 बोल सकता हूं % upon 100। एक 2 0 कैंसिल है और एक 0 और इसका मैं कैंसिल कर सकता हूँ। 500 into 75 upon 10, one more 0 you can cancel। 50 into 75, 3,750 rupees, 3,750। this is what we are going to get first commission amount। इसको मैं नंबर 1 करके छोड़ता हूं बिकॉज दिस इज फर्स्ट इनकम फॉर दैट एजेंट। अब दूसरा उसका कमीशन का इनकम बनता है जिसमें उन्होंने बताया कि 50,000 से ऊपर का सेल हो रहा है तो उस पे उसको नेक्स्ट 5% एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो दैट इज व्हाट आई एम कैलकुलेटिंग ऑन द सेकंड वन। 5% कमीशन ऑन सेल्स अबाउ रुपीज 50,000। तो अबाउ रुपीज 15,000 का सेल का मतलब x माइनस 50,000 विच इज इक्वल्स टू x माइनस 50,000। उस पे 5% अपने को गिनने का है। ये कैसा कैलकुलेशन होना चाहिए, इसका x के टर्म में आंसर मिलेगा। सो इफ यू ओपन दिस ब्रैकेट तो 5x अपॉन 100 माइनस 50,000 इंटू 5 अपॉन 100, 2 0 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 500 इंटू 5 2,500। अगेन चेक इट, 2 0 कैंसिल हो गया, 500 बचा, 500 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है करेक्ट। तो ये अपने को मिला है। इसको मैं सेकंड नंबर दे दूंगा, कीप इट इन द ब्रैकेट। ये पूरा अपने को मिला है 5%। अब ये पहले में जो मिला मुझे 7.5%, इसमें मिला मेरे को 5%। ये दोनों मिला के तो टोटल कमीशन बनता है। तो टोटल कमीशन एजेंट अपना खुद रख लेगा और बाकी का पैसा रेमिट करेगा। तो रेमिट करने का मतलब क्या, एजेंट रेमिट्स। एजेंट रेमिट करने का मतलब क्या, तो क्या टोटल सेल्स माइनस कमीशन। कमीशन मतलब टोटल कमीशन आई शुड से। तो दोनों में फर्स्ट स्टेटमेंट में मेरे को मिला 7.5% कमीशन और सेकंड में मिला मेरे को 5% कमीशन, दोनों को मिला के टोटल कमीशन। तो दैट आई हैव टू डिडक्ट। तो एजेंट रेमिट्स टोटल सेल्स में से उतना अपना कमीशन काट लेगा और बाकी का रेमिट कर लेगा। रेमिटेंस का अमाउंट दिया हुआ है, कितना रेमिट 93,750। यू सब्स्टिट्यूट टोटल सेल्स इज x माइनस कमीशन। टोटल कमीशन फर्स्ट का 3,750 फिक्स हो गया वो, तो प्लस दूसरा जो 5% वाला कमीशन मिला है वो, दैट इज 5x अपॉन 100 माइनस 2,500। बस इसको शिफ्ट करने पड़े। पहले तो ये ब्रैकेट ओपन करना है तो कर लीजिए, क्योंकि बाहर माइनस है। 93,750 इज इक्वल्स टू x माइनस 3,750
माइनस 5x अपॉन 100 प्लस 2500। अब इसमें जो कॉन्स्टेंट्स है वो तो आप सिंप्लीफाई कर देंगे। 93,750 इज इक्वल्स टू x वाले टर्म्स एक साथ ले लीजिए, x माइनस 5x अपॉन 100 और ये माइनस 3,750 प्लस 2,500 डिडक्ट होगा साइन ऑफ बिगर टर्म, तो माइनस करने पड़ेगा। इट विल बी 0 5 12 1250। इसको हमें शिफ्ट करना लेफ्ट हैंड साइड। 93750 प्लस 1250 इज इक्वल्स टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वेरिएबल है वाले जो टर्म है। सो दिस इज गोइंग टू बी 100x माइनस 5x अपॉन 100। इसको ऐड करके लीजिए, 93,750 प्लस 1,250 95,000 इंटू 100, यहाँ आ जाएगा, शिफ्ट हो गया, is equals to 100x minus 5x 95x। therefore 95,000 into 100 upon 95 is equals to x। therefore x is equals to 95, cancel हो जाएगा, 1000 into 100, that is going to be 1 lakh rupees, 1 lakh। You can notice this is what x means, the total sales. Total sales is equals to rupees 1 lakh। भाई साहब, क्वेश्चन में लिंक बराबर रखना पड़ता है, कैलकुलेशन प्रॉपरली करना पड़ता है। रेमिटेंस दिया है तो रेमिटेंस का हिसाब ढूंढना पड़ता है। टेक डाउन फास्ट, ये डायग्राम बराबर बाजू में ड्रॉ करना, इसलिए मालूम पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट बट इजी। In the next lecture, we will discuss some questions, some more questions, and definitely we will move on the discount part। और डिस्काउंट के बाद डिस्काउंट के ही अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पूरा मुद्दा छिपा हुआ है, दैट आई विल टेक एज अ थ्योरी। हमें इसके अलावा और 2 लेक्चर्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 2 से जरूर पड़ा तो तीसरा भी चले जाएगा, तो टाइम कम पड़ा तो 2 से 3 लेक्चर में ये आप लोगों को कंप्लीटली मैं रिवाइज करके ले लूंगा। आप लोग भी जरा थ्योरी वगैरह रिवाइज रिपीट करके लेना, कहीं पे भी कोई डाउट है वो निकाल के रखने का, नोट डाउन करके रखने का, सो एट द टाइम ऑफ लेक्चर वी कैन डिस्कस दोस पॉइंट्स। एंड फ्रॉम योर एंड जरूरी नहीं है वॉट एवर द चैप्टर वी आर टेकिंग एज अ रिविजन, अपार्ट फ्रॉम दैट अदर चैप्टर्स ऑल्सो यू कैन कंटिन्यू गो थ्रूइंग, वो करना आपको आपके लेवल पे जरूरी है। ऐसा नहीं कि जो रिवीजन में चैप्टर चलता है सर वही हम लेके बैठेंगे। अदर चैप्टर्स आर ऑल्सो टू रिपीट, आपके तरफ से आपको रिपीट करते रहना है। दैट्स इट, एंडिंग द लेक्चर। थैंक यू।